कहा जाता है कि शरीफ इंसान को कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में सालों साल निकल जाते हैं, जिसमें इंसाफ मांगने वाला और गुनहगार दोनों की भी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। आज के केस में इंसाफ तो मिला, लेकिन कब? 28 साल बाद। लेकिन इस केस में ना हमारे इंडियन लॉ सिस्टम की एक अलग साइड दिखाई दी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का केस है सिस्टर अभया के बारे में। शुरुआत में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सुसाइड का केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद एक्शन काउंसिल के दबाव में केस की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। Incredible to think that 28 years have passed by since this case came to light, since the murder of just 21-year-old sister Abhaya, and it is. इस केस को जानने के लिए हमें केरला के कोट्टायम में जाना पड़ेगा, जहाँ पे 20 साल की एक लड़की थी, बीना थॉमस, जो डिसाइड करती है कि वो नन बनेगी। सो अपनी नन बनने की ट्रेनिंग सेंट जोसेफ चर्च में लेना शुरू कर देती है और वहीं पर उसे नाम मिलता है सिस्टर अभया। समर सीजन था और आपको तो पता है कि केरला में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है और समर में तो वो काफ़ी बढ़ जाता है और उनके एग्ज़ाम्स भी थे। तो इसलिए सिस्टर अभया सोचती है कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करेगी। तो वो सुबह 4 बजे उठती है और गर्मी की वजह से उसे प्यास लगती है, तो वो सुबह 4 बजे उठ के पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ जाती है और ये उसकी दोस्त देखती है। सिस्टर अभया काफ़ी देर तक अपने रूम में नहीं आती है, तो उसके फ्रेंड्स को बहुत ही चिंता होती है और वो हेड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि सिस्टर अभया अपने रूम में नहीं है। जब हेड अथॉरिटीज़ अपने हिसाब से देखती है तो उन्हें भी सिस्टर अभया कहीं नहीं मिलती, तो वो एंड में डिसाइड करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। और जब पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिलती है। अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास पड़ी हुई थी और दूसरी चर्च के सामने कुआं था, उसे दूसरी चप्पल वहाँ पे मिलती है। डेफिनेटली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्हें एक चप्पल कुएं के यहाँ पे मिली, तब उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो इसलिए वो कुएं की तरफ छानबीन करते। जब वो कुएं के अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे सिस्टर अभया की डेड बॉडी मिलती है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सिस्टर ने यहाँ पे खुदकुशी की है। लेकिन चर्च के नन्स ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रीज़न ही नहीं है कि जिससे सिस्टर अभया खुदकुशी कर ले। इसलिए चर्च की सारी नन डिसाइड करती है कि वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि इस केस में सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए। और डेफिनेटली उनके इस रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट एक सीबीआई टीम अपॉइंट भी करती है। जब सीबीआई टीम अपनी जांच शुरू कर देती है, तब उन्होंने ये माना कि शायद सिस्टर अभया का मर्डर हो सकता है, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई भी सबूत नहीं। जब इस सीबीआई टीम ने सबूत देने से मना कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट एक सेकेंड सीबीआई टीम को अपॉइंट करती है इस केस की छानबीन करने के लिए। लेकिन सेकेंड सीबीआई टीम भी सेम अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कि शायद सिस्टर अभया का किसी ने मर्डर किया है, लेकिन मर्डर होने के या फिर मर्डर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और फाइनली गवर्नमेंट एक थर्ड सीबीआई टीम अपॉइंट करती है और वो टीम भी सेम रिपोर्ट सबमिट करती है। लेकिन इनके इस वर्डिक्ट से चर्च और चर्च में रहने वाली नन दोनों भी नाखुश थे। और फाइनली कोर्ट फोर्थ सीबीआई की टीम बैठाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि कैसे भी करके 10 दिन के अंदर इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट हमें चाहिए। जब फोर्थ सीबीआई टीम अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं, तो उन्हें फाइनली एक गवाह मिलता है। पता है वो गवाह कौन था? कौन? एक चोर। उस चोर का नाम था राजू। उस चोर ने सीबीआई को कहा कि जिस रात को सिस्टर अभया का मर्डर हुआ, उस रात वो चर्च में गया था चोरी करने के लिए। सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में वो चर्च के अंदर था और उसने फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को उस कुएं के पास देखा था। जब इन दोनों का नाम बाहर आया तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हुई। इवन चर्च के लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि फादर थॉमस और सिस्टर सैफी, इन दोनों के बीच नाजायज संबंध भी थे। इस केस में पुलिस ने शुरुआत से ही लापरवाही दिखाई थी, क्योंकि अगर किसी इंसान को खुदकुशी करनी है तो वो अपनी एक चप्पल फ्रिज के यहाँ पे और एक चप्पल कुएं के यहाँ पे क्यों छोड़ेगा। जब सिस्टर अभया की डेड बॉडी मिली थी, तब उसके बॉडी के ऊपर कई चोटों के निशान भी थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि जब सिस्टर अभया कुएं में गिरी होगी तब उसे लगे होंगे। इन चोटों के बारे में कोई भी डिटेल में जांच नहीं की गई। जब फादर थॉमस और सिस्टर सैफी का नाम इसमें बाहर आया, तब सीबीआई ने नार्को टेस्ट की मांग की। जब इन दोनों के ऊपर नार्को टेस्ट हुई तो जो खुलासा हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। नार्को टेस्ट में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और एक और फादर थे उनके साथ, फादर जोस, इन तीनों के बीच नाजायज संबंध थे।
और ऐसा कहा जाता है कि सिस्टर अभया ने इन तीनों को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखा था। और अपनी बदनामी रोकने के लिए इन तीनों ने मिलकर सिस्टर अभया का गला दबाया और फिर उसके सर के ऊपर किसी भारी चीज़ से हमला किया और उसकी जान ले ली। इस मर्डर को खुदकुशी साबित करने के लिए फादर थॉमस और सिस्टर सैफी ने सिस्टर अभया को कुएं में ढकेल दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोर्ट ने नार्कोटिक्स के एविडेंस को नहीं माना। उनका रीज़न ये था कि इस टेप को कई बार एडिट किया गया था। तो किसी ने तो इस टेप के साथ छेड़छाड़ी की थी, इसलिए इस सबूत को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने जो राजू चोर था उसकी गवाही को वैलिड मानते हुए फादर थॉमस और सिस्टर सैफी के ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए। फादर जोस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए क्योंकि राजू चोर ने फादर जोसेफ को देखा ही नहीं था। उसने सिर्फ फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को देखा था कुएं के यहाँ पे, इसलिए कोर्ट ने इन दोनों को ही मुजरिम मानते हुए उनके ऊपर केस फाइल की। हाई कोर्ट ने तो इन दोनों को मुजरिम का करार दे दिया था, लेकिन इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। इस केस का एक बहुत सैड पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब सिस्टर अभया का मर्डर हुआ था तब फादर थॉमस 33 इयर्स के थे और जब इस केस का वर्डिक्ट आया तब फादर थॉमस की एज थी 71 इयर्स और इस एज में उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ये जो वर्डिक्ट आया वो कितना वैलिड है ये आपको लगता है? सिस्टर अभया को इंसाफ मिलने में 28 साल लग गए और हम देखें तो फादर थॉमस और सिस्टर इन दोनों की आधे से ज़्यादा एज तो निकल चुकी है। अगर पुलिस ने उस वक्त ईमानदारी से काम किया होता तो शायद सिस्टर अभया को उसी वक्त इंसाफ मिल गया होता। इस केस के दो पहलू हैं। पहला तो कि इस केस को इंसाफ मिलने के लिए 28 साल लगे और दूसरा गवर्नमेंट ने 4 सीबीआई टीम को अपॉइंट किया था इस केस की छानबीन करने के लिए। मतलब ये भी चीज़ हम मान सकते हैं कि जहाँ पे पुलिस ने इस केस को एक सिंपल खुदकुशी का केस माना था, वहाँ पे सीबीआई ने इसे मर्डर कहा था और कोर्ट ने सीबीआई के उस रिपोर्ट को मानते हुए जब तक इस केस में मर्डर प्रूव नहीं हो जाता इस केस की छानबीन चालू रही। इस केस की वजह से हमें पता चला कि हमारे इंडियन लॉ में कितनी खामियां हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही क्राइम केसेस सुनने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ सेफ लाइफ।